स्वागत है सिनेक्स सीक्रेट्स चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी मूवी को। यह एक कमाल की कोर्ट रूम ड्रामा मूवी है जो कि आपको जरूर पसंद आने वाली है। तो आइए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक कोर्ट केस से, जहां पर कि हमें चंदू नाम के 19 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट चल रहा है। यहाँ पर चंदू के बचने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि उसने 17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया है जो कि एक माइनर लड़की है और इसी को हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं। जज यहाँ पर फैसला सुनाने वाले थे लेकिन इस फैसले को वह फिलहाल डिले कर देते हैं और 4 दिन बाद इस फैसले को सुनाएंगे, मतलब कि मंडे को। पर चंदू के दोस्त यारों को भी अब कोई खास उम्मीद नहीं है। लेकिन जब वह बाहर एक चाय की टपरी पर आते हैं तो उन्हें मोहन राव के बारे में मालूम चलता है कि इस केस को सिर्फ अब वही बचा सकते हैं। वैसे इस केस के जीतने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन 4 दिन तक तुम करोगे भी क्या को। सूर्य दरअसल वो मोहन राव जी का असिस्टेंट है जिसने अभी तक कोई भी केस नहीं लड़ा है। हालांकि सूर्या को बहुत ज्यादा नॉलेज है और वह चाहता है कि उसे बस एक चांस मिल जाए केस को लड़ने के लिए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। मोहन राव जी ने उसे अभी तक एक भी केस नहीं दिया है। तभी चंदू की फैमिली वाले और दोस्त यार यहाँ सूर्या तेजा के पास कॉल करते हैं और उन्हें केस के बारे में कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य उनसे कहता है कि सर अभी बिजी है और वो उनसे उनकी बाद में बात कराएगा। लेकिन वो उन्हें फाइनल डिसीजन के बारे में नहीं बताते हैं क्योंकि अगर उन्होंने फाइनल डिसीजन के बारे में बताया तो वो यह केस लेंगे ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं सूर्या को, और आज मोहन राव जी कोर्ट में केस लड़ने वाले थे और यहाँ पर सूर्या को सारी चीजें पहले से ही मालूम है कि यह केस मोहन राव जी किस तरह से लड़ेंगे और वो क्रॉस एग्जामिनेशन जो करने वाले हैं वो सारे क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ पर सूर्य को पहले से ही मालूम होते हैं, जो कि बहुत ही हैरानी वाली बात है कि सूर्या को इतना ज्यादा नॉलेज है। उसने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी थी कि मोहन राव जी यहाँ पर क्या क्या बोलने वाले हैं और इस केस को कैसे जीतेंगे। जैसा कि यहाँ पर उसने बोला है, मोहन राव जी ने कोर्ट में सब कुछ वैसा का वैसा ही बोला था और इस केस को जीत लिया था। के वक्त यहाँ पर सूर्या के दोस्त भी सूर्या से कहते हैं कि यार तुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, तुझे कोई ना कोई केस तो जरूर मिलना चाहिए क्योंकि तूने पहले ही बता दिया था कि मोहन सर क्या बोलने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य हिम्मत करता है कि वो मोहन सर से बात करेगा और कोई ना कोई केस ले लेगा। तो सूर्य जैसे तैसे हिम्मत करके मोहन सर के पास जाता है। वह उनसे कहता है कि हाल ही में जो केस आया है वह उसे लड़ना चाहता है, लेकिन शायद मोहन सर उसे एलिजिबल नहीं समझते हैं, जिस वजह से वो उसे कुछ सवालों में उलझा देते हैं। अब चंदू के रिलेटिव्स फिर से सूर्य के पास आते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि मोहन सर शाम को उनसे मिलेंगे, लेकिन मोहन सर तो कहीं बाहर गए हुए थे, जिस वजह से यहाँ पर सूर्या ही उनकी फाइल को पढ़ने लगता है। तो अब सूर्या उनकी फाइल पढ़ना स्टार्ट करता है और कहानी जो है वो फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहाँ पर कि हम चंद्रशेखर उर्फ चंदू को देख पाते हैं जो कि एक छोटे से घर से बिलोंग करता है। उसके पिताजी वॉचमैन है, उसकी माँ है और एक छोटी बहन भी है। चंदू और उसके पिताजी के बीच में कुछ ज्यादा नहीं बनती है क्योंकि चंदू पढ़ना नहीं चाहता है। तो चंदू के पिता चाहते हैं कि वह पढ़े, लेकिन चंदू का मानना यह है कि दुनिया पढ़ाई से नहीं बल्कि पैसों से चलती है। पढ़ाई करके उसकी जॉब बहुत सालों में लगेगी, लेकिन अभी तो वह जॉब करके ही अच्छा खासा कमा लेता है। अब नहाने के लिए वो शैम्पू लेने के लिए एक शॉप पर जाता है, जहाँ पर चंदू का एक दोस्त उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है क्योंकि आज 1 जनवरी थी। लेकिन चंदू उससे ठीक ढंग से बात नहीं करता। जो सारी चीजें जावेली नाम की लड़की देख रही थी और उसने सोचा कि इस लड़के को मजा चखाना चाहिए, इसलिए वह अपनी एक दोस्त से चंदू का नंबर ले लेती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार कोई हैप्पी न्यू ईयर विश करे तो उसे क्या कहना चाहिए, तुम्हें यह भी नहीं पता, तुम कितने बदतमीज हो। उन दोनों के बीच में इसी तरह से बातें स्टार्ट हो जाती है और वो काफी बदतमीजी से एक दूसरे से बात कर रहे थे। जिसके बाद फिल्म में एंट्री होती है मंगाप्ती नाम के एक आदमी की, जो कि इस फिल्म का विलन है। मंगाप्ती जावेली का जीजाजी है और उनके घर का वो दामाद है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसे छोटी छोटी चीजें बुरी लग जाती है। जब वो यहाँ जावेली के घर पर एक छोटी सी लड़की के जन्मदिन में आता है तो वो उस छोटी सी लड़की को ही चिल्ला देता है सभी के सामने, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने हुए थे उसकी दोनों बाहें जो है वह खुली हुई थी। इसी बात पर से वह पूरी की पूरी फैमिली को चिल्ला देता है और कहता है कि तुम लोगों की इज्जत तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी तो है, और वह उसकी ड्रेस भी उतरवा देता है। जब सभी लोग खाना खा रहे थे तभी जावेली का मोबाइल फोन बज पड़ता है और वह कॉल किसी और का नहीं बल्कि चंदू का होता है। लेकिन वह जीजू मंगाप्ती से कह देती है कि कॉल जो है वह कस्टमर केयर का था। जिसके बाद जावेली फिर से चंदू के पास अगले दिन कॉल करती है और उसे बहुत चिल्लाती है कि उसने कल रात को मेरे पास कॉल क्यों किया था। वह दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बातें नहीं करते, दोनों एक दूसरे को हमेशा बस चिल्लाते ही रहते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बॉन्डिंग बनती जा रही थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और जावेली को भी समझ आ रहा था कि चंदू की बस जबान खराब है, उसका दिल बिल्कुल साफ है। जिस वजह से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे।
तो वहीं हमें मंगाप्ती के बारे में बताया जाता है कि जब भी उससे कोई पंगा लेता है तो वह उनकी बहुत बुरी दुर्दशा कर देता है। वह उन्हें झूठे केस में फंसा देता है और उन्हें जेल की हवा खिलवा देता है। फिर चाहे वह छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी तक चंदू ने जावेली को देखा नहीं है। उसने बस उससे फोन पर ही बात की थी। जब चंदू एक दोस्त के घर पर जाता है तो वहाँ जावेली जो है वह कोचिंग पढ़ रही होती है। तभी उसका मोबाइल फोन बज पड़ता है और उसे कोई जावेली नाम से भी पुकार रहा था। यह देखकर चंदू समझ जाता है कि यही जावेली है। जिसके बाद दोनों मुलाकात करते हैं और दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। इसलिए अब दोनों ही एक दूसरे को प्रपोज भी कर देते हैं और साथ में बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करने लगे थे। चंदू के इरादे बिल्कुल नेक थे। इसलिए यहाँ पर चंदू जो है वह जावेली को अपने घर में अपनी माँ और बहन से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। हालांकि उसके पिता से उसने उसे नहीं मिलवाया था क्योंकि वह यह सब नहीं मानते। तो अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर कि सूर्या ने इस केस को पढ़ लिया था और यह फाइल जो है वह सर के पास लेकर जाता है। लेकिन मोहन सर कहते हैं कि वह इस फाइल को कल पढ़ेगा और लोगों को कल शाम को यहाँ पर भेज देना। लेकिन सूर्या यहाँ पर जानना चाहता था कि आगे हुआ क्या था। इसके लिए वह लोग फिर से कहानी को फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। जब कहानी फ्लैशबैक में पहुंची और जब चंदू के दोस्त को मालूम चला कि वह चंदू के घर जा रहा है और उसके घर पर जावेली भी है तो वह उसे रास्ते में प्रोटेक्शन खरीदने के लिए कहता है। इसलिए वो उसे बीच में एक मेडिकल शॉप पर रुकवाता है। जिसके बाद चंदू घर जा चुका था और जावेली भी उन्हीं के घर के अंदर थी। यह बात चंदू के पिताजी नहीं जानते हैं। वो तो बस यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे। जिसके बाद वह ड्यूटी पर वापस चले जाते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि मंगाप्ती यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वालों को लेकर आ गया था और वह उनसे कहता है कि तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़की को किडनैप कर रखा है और उसके साथ बुरा बुरा किया है। जैसे ही जावेदी घर से बाहर निकल कर आती है तो यह देखकर चंदू के पिता पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। जिसके बाद मंगाप्ती चंदू के पिता से कहता है कि अब तुम्हारा लड़का तो गया। जिसके बाद वह उसे जेल लेकर चले जाते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। और यहाँ पर मंगाप्ती जावेली को घर लेकर जाता है और उसे भी बुरी तरह से मारता है और कहता है कि आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा क्योंकि तुम लोगों की तो कोई इज्जत नहीं है लेकिन मेरी है। उस लड़के को मैं जेल की हवा खिलवाऊंगा। उसे मैं जेल से कभी भी बाहर नहीं आने दूंगा। जिसके बाद मंगाप्ती दामोदर लॉयर को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और चंदू के खिलाफ बहुत सारे सेक्शन जो है वह उसके ऊपर लगा देता है। वह उसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज करा देते हैं और कहते हैं कि यह बंदा अब जेल से कभी नहीं छूट पाएगा। इस लड़के ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है जो कि सिर्फ 17 साल की है। वह एक माइनर लड़की है और यह केस जो है वह पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। तो वहीं यहाँ पर चंदू के फैमिली वालों को ऐसा लग रहा था कि शायद पुलिस वाले उसे एक वार्निंग देकर छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा मंगाप्ती बिल्कुल भी नहीं चाहता है। अगर यह एक नॉर्मल केस होता तो शायद उसे छोड़ भी दिया जाता। लेकिन यह केस वो लोग पॉक्सो एक्ट के तहत चला रहे हैं। जिस वजह से चंदू को बहुत प्रॉब्लम होती है। उसे रिमांड पर रखा जाता है और उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। तो वह चंदू की फैमिली वालों को भी यह बात समझ आ गई थी कि इस तरह से तो चंदू नहीं छूटने वाला। उन्हें कोई लॉयर ही हायर करना पड़ेगा। तब यहाँ पर चंदू के फैमिली वाले एक लॉयर को हायर करते हैं। उस लॉयर का नाम जो है वह शेखर होता है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मंगाप्ती को शेखर के बारे में पता चल गया था कि वह चंदू का केस लड़ रहा है। जिस वजह से मंगाप्ती और दामोदर जो है वो शेखर को खरीद लेते हैं। तब यहाँ पर शेखर जो है वह कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा था इस केस को लड़ने के लिए। चंदू की फैमिली वाले चाहते थे कि उसे किसी तरह से बेल मिल जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नामुमकिन था। उसने बहुत सारे झूठे बयान दर्ज करवा दिए थे। जिस वजह से चंदू जेल में ही रहता है। रही बात की आखिरकार वो लोग जावेली को कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर दामोदर बताता है कि उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि चंदू उसे ब्लैकमेल करता था और अगर चंदू बाहर निकल कर आ जाएगा तो चंदू उसे फिर से ब्लैकमेल करने लगेगा। यहाँ पर एक डॉक्टर को भी बुलाया जाता है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है और वही यहाँ पर जावेली का इलाज कर रहा है और वह बताता है कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। चंदू ने उसे बहुत ब्लैकमेल करा है जिस वजह से वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस वजह से वह कोर्ट में तो कोई भी बयान नहीं दे पाएगी। तो अब जज साहब जो है वह मंडे को अपना फाइनल डिसीजन सुनाने वाले थे। लेकिन चंदू के फैमिली वाले उस लॉयर से कहते हैं कि आपने हमें अभी तक बेल नहीं दिलाई। लेकिन वह कहता है कि अब वह इस केस को नहीं लड़ सकता है और वह इस केस को बीच में ही छोड़ देता है और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अब अगले दिन सूर जो है वह मोहन राव के पास जाता है। वो उनसे इस केस के बारे में पूछता है तो मोहन राव जी कहते हैं कि वह इस केस को नहीं लड़ सकते हैं। इस केस के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए उनसे मना कर दो। लेकिन यहाँ पर सूर्या ने उनसे मना नहीं कर पाया था। जब अगले दिन सुबह वह लौटे और वह उनसे बात करते हैं तो सूर्या ने उनसे कह दिया कि सर आपका केस लेने के लिए मान गए हैं, लेकिन वह खुद तो इस केस को नहीं लड़ेंगे इसलिए मैं ही इस केस को लड़ने वाला हूँ।
सूर्या ने उनसे यह बात झूठ बोली थी और अब वह अपने सर से बिना बताए ही इस केस को लड़ने वाला है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि यह केस वह जीत सकते हैं और कहीं ना कहीं चंदू और उसकी फैमिली वाले सही भी हैं और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए सूर्या जो है वह इस केस को हैंडल करने लगता है और कोर्ट में उसकी पहली पेशी थी। वह जज साहब से रिटायर मांगता है और सारे क्रॉस एग्जामिनेशन को वो एक बार फिर से करना चाहता है। सबसे शुरुआत में सूर्य यहाँ पर जज साहब से कहता है कि सबसे पहले चंदू के ऊपर आरोप है कि उसने उन्हीं के घर में यहाँ जावेली के साथ दुष्कर्म किया है और चंदू का दोस्त जब चंदू के घर पर जा रहे थे तो उन्होंने बीच रास्ते में प्रोटेक्शन भी खरीदा था। यह सबसे बड़ी बात थी जो कि दामोदर जो है वह जज साहब को बता रहा था। असली बात अब यहाँ सूर्य बताता है कि जब वह बीच रास्ते में थे तो चंदू के दोस्त ने प्रोटेक्शन खरीदा जरूर था, लेकिन वो प्रोटेक्शन चंदू ने एक्सेप्ट नहीं किया था और उसे बीच रास्ते में ही फेंक दिया था। यह सारी बातें कोर्ट में यहाँ पर चंदू के दोस्त ने भी बता दी थी। अब आते हैं दूसरे बयान के बारे में, जहाँ 3 लोगों ने बयान दिया है कि जब वह बस स्टॉप पर खड़े थे तब चंदू यहाँ बाइक से आया था और उसने जबरदस्ती करके यहाँ जावेली को अपने साथ घर लेकर चला गया था। वह यह भी बता देते हैं कि चंदू ने पीला कलर का शर्ट पहना था, गाड़ी काले कलर की थी और गाड़ी का नंबर भी मालूम है। सूर्य कहता है ठीक है। सबसे पहले वह पहले आदमी को बुलाता है। वह उससे पूछता है कि आखिरकार तुम बस स्टॉप पर क्या कर रहे थे। वह बताता है कि हम लोग मंदिर गए थे और हम तीनों ही वापस लौट रहे थे दोपहर को 12 बजे। वह आदमी बताता है कि घर से मंदिर तक पहुंचने में 1.5 घंटे लगते हैं और 1.5 घंटे मंदिर के दर्शन करने में लगते हैं। ऐसे ट्रेवल करते करते उन्हें 6 घंटे लग गए थे, इसलिए वह सुबह 6 बजे घर से निकले थे। यह बयान पहले आदमी ने दिया था, लेकिन जब यह सारी बात दूसरे आदमी से पूछी गई तो उसने सब कुछ अलग बताया। उसने बताया कि वह लगभग 9 से 10 बजे घर से निकले थे, यानी कि यह सारे बयान जो है वह आपस में मेल नहीं खा रहे थे। जिसके बाद सूर्या एक लड़की का बयान रिकॉर्ड करके जज साहब को दिखाता है। वो लड़की बताती है कि जावेली और वो कोचिंग गए थे और वहां से लौटते हुए मैं घर चली गई थी और वह मेरे पड़ोस में ही चंदू भैया के घर पर चली गई थी। अब यह केस स्ट्रांग हो चुका था और कहीं ना कहीं सूर्या ने अपनी बढ़त बना ली थी। जैसे ही कोर्ट की हियरिंग कंप्लीट होती है, बाहर दामोदर यहाँ सूर्या से मिलता है और वो उसे खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सूर्या उससे कहता है कि मुझे खरीदने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। जब सूर्य यहाँ से जाने लगता है तभी कोर्ट में फिर से सूर्या को बुलाया जाता है। दरअसल दामोदर ने एक क्लिप जो है वह कोर्ट में सबमिट की है। दत्त साहब जब उस क्लिप को देखते हैं तो मालूम चलता है कि यह क्लिप एक शादी की है। उस शादी में चंदू और जावेली दोनों ही मौजूद थे और जावेली जिस कमरे में जा रही थी उसी कमरे में चुपचाप से चंदू भी चला जाता है और 16 मिनट उसी कमरे में बंद रहते हैं। उन 16 मिनट में चंदू ने जावेली के साथ क्या किया होगा, यहाँ के सारे लोग जो है वह अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तब दामोदर इनके दिमाग को लगाने के लिए मदद करता है और उन्हें बताता है कि इसी कमरे में यहाँ पर चंदू ने जावेली के साथ दुष्कर्म किया था। लेकिन यह बात चंदू के फैमिली वाले और चंदू के यारों दोस्तों और चंदू ने यहाँ पर सूर्या को नहीं बताई थी, इसलिए वह उनसे कह देता है कि वह इस केस को नहीं लड़ सकता है, इसलिए मेरा पीछा मत करना और इस केस को अब कोई भी नहीं जीत सकता है। इतना बोलकर वह यहाँ से चला जाता है। अब बात यह आती है कि दामोदर को भी यह बात नहीं मालूम थी कि यह क्लिप दरअसल मंगाप्ती के पास थी। मंगाप्ती बताता है कि इसी क्लिप से तो सब कुछ स्टार्ट हुआ था। वह बताता है कि एक आदमी मेरे ऑफिस आया था और शादी में उसकी एक गोल्ड की चेन गुम हो गई थी, इसलिए वह सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहा था। सारे सीसीटीवी फुटेज में उसे यह क्लिप मिला और इस क्लिप को देखने के बाद उसने मुझे बताया और मैंने इस क्लिप को देखने के बाद ठान लिया था कि मैं चंदू को छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे किसी भी हालत में जेल की हवा खिलाकर रहूंगा। तब उसने चंदू का पीछा किया। वह जहां भी जाता है लोग उसके पीछे लगे रहते थे और उसके ऊपर नजर रखा करते थे। मंगाप्ती को यह बात पता चल गई थी कि चंदू और जावेली एक दूसरे को पसंद करते हैं और जावेली भी अक्सर चंदू के घर पर जाया करती है। इसी चीज का फायदा मंगाप्ती ने उठाया। जब चंदू के घर पर जावेली मौजूद थी तब मंगाप्ती जावेली के घर वालों को लेकर चंदू के घर पर चला गया और उन्हें बताया कि उनकी लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। यहीं से उसे अरेस्ट करवाया था और इस क्लिप के बारे में जावेली की फैमिली वालों को भी पता था, लेकिन जावेली की फैमिली वालों ने मंगाप्ती से मना किया था कि वह इस वीडियो क्लिप को कोर्ट में सबमिट ना करें। लेकिन अब जब वह यह केस को हारने वाले थे इसलिए मंगाप्ती इस क्लिप को कोर्ट में सबमिट कर देता है। अब चंदू की फैमिली वाले यानी कि उसके पेरेंट्स यहाँ जावेली के घर जाते हैं और जावेली के पेरेंट्स के हाथ पैर पकड़कर वो उनसे कहते हैं कि वह इस केस को वापस ले ले, लेकिन यहाँ पर मंगाप्ती भी मौजूद था। वह इन्हें बुरी तरह से सुनाता है और इनकी बेइज्जती करके इन्हें घर से बाहर निकाल देता है। वहाँ इस वीडियो क्लिप के कोर्ट में सबमिट हो जाने के बाद अब चंदू को भी ऐसा लगने लगा था कि शायद अब उसे जेल में ही रहना पड़ेगा और कम से कम उसे 14 साल की जेल भी होगी। यहाँ जावेली की माँ को ऐसा लग रहा था कि वह उस लड़के के साथ गलत कर रहे हैं। यहाँ मंगाप्ती उसे जानबूझकर फंसा रहा था।
लेकिन मंगावती उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है। यहाँ मोहन राव जी के चैम्बर में वह देखते हैं कि उनका असिस्टेंट सूर्या यहाँ पर नहीं आया है। दरअसल में सूर्या गुस्सा होकर अपने गांव चला गया था और उन्हें जब इस केस के बारे में मालूम चला कि सूर्या खुद इस केस को लड़ रहा है, तब वह तुरंत ही सूर्या से मिलने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं। सूर्या को ऐसा लग रहा था कि मोहन राव जी उसे चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर उन्होंने उसे बहुत अच्छे से बात की और उसे समझाया कि इस तरह से केस को अधूरे में नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मैं तुम्हें केस नहीं दिया करता था क्योंकि तुम्हारे अंदर केस को जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारे अंदर नॉलेज बहुत है। मोहन राजू उससे कहते हैं कि कभी भी केस को हारो तो उसे पूरा हारो, अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए। तुम इस केस को अधूरा नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि जब तक हार नहीं होती है तब तक इंसान जीता हुआ कहलाता है। इतनी सारी कॉन्फिडेंस भरी बातें सुनने के बाद सूर्या डिसाइड करता है कि वह इस केस को लड़ेगा और अगले ही दिन वो वहां पहुंच जाता है। जबकि दामोदर को ऐसा लग रहा था कि सूर्या अब यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए मंगावती और दामोदर तो बहुत ज्यादा खुश होने लगे थे। लेकिन तभी सूर्या ने हीरो की तरह एंट्री मारी और यहाँ पर जज साहब से कहा कि एक बार फिर से वो सारे विटनेस को यहाँ कोर्ट रूम में लाना चाहता है। सबसे पहले तो वह पुलिस वाले को यहाँ कटघरे में लाता है और उनसे पूछताछ करता है कि आखिरकार आपने कौन कौन से सेक्शन जो है वह चंदू को ऊपर लगाए। तो वहीं सूर्या चंदू की मां से उस वीडियो क्लिप के बारे में पूछता है कि क्या तुमने इस वीडियो के बारे में अपनी बेटी जावेरी से पूछताछ की है, उससे बात की है। तब जावेरी की मां मना करती है। यहाँ पर सूर्या कहता है कि उस कमरे में क्या हुआ था उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ चंदू और जावेरी ही जानते हैं, और अब दामोदर के हिसाब से जावेरी की मेंटल कंडीशन तो ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती है। इसलिए यहाँ पर चंदू से पूछा जाता है। चंदू ने अपना बयान दर्ज करा दिया था, लेकिन अभी बताया नहीं गया था कि उसने क्या कहा है। जिसके बाद डॉक्टर प्रभाकर को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है क्योंकि डॉक्टर प्रभाकर ही जावेली का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वह बयान तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएगी। तो सूर्या डॉक्टर से यहाँ जावेली की रूटीन पूछने लगता है कि आखिरकार उसे हॉस्पिटल कौन लेकर आता है और कितने बजे लेकर आता है, आप कब उसे कंसल्ट करते हैं, कब उसे साइकोथेरेपी देते हैं, सब जानना चाहते हैं। तब यहाँ डॉक्टर बताता है कि हफ्ते में 2 दिन जावेली की माँ जावेली को हॉस्पिटल लेकर आया करती थी और वहाँ मैं उसका ट्रीटमेंट किया करता था। जिसके बाद यहाँ पर सूर्य प्रभाकर के साथ ही काम करने वाले नायडू को कटघरी में बुलाता है। दरअसल में सूर्या नायडू से एक दिन पहले ही मिल लिया था और उसने उससे पूछा था कि क्या जावेली आपके हॉस्पिटल आती है, सब कुछ पूछा था। लेकिन यहाँ पर नायडू ने मना कर दिया था कि यह लड़की को वह नहीं जानता है और यह कभी भी उनके हॉस्पिटल तो नहीं आई है। लेकिन आज जब नायडू से पूछा गया कि क्या जावेली आपके हॉस्पिटल आती है तो उसने हाँ कह दिया था और उसने बताया कि वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर प्रभाकर के साथ वह कंसल्ट करते हैं। तो नायडू यहाँ पर पलट गया था। सूर्या भी समझ गया था कि दामोदर और मंगावती ने इसे खरीद लिया है, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं था। यहाँ पर नायडी सोएबो फिर से पूछताछ करता है कि चलो ठीक है, जावेली अपनी माँ के साथ आया करती थी तो चलो मुझे बताओ कि इन दोनों फोटो में से यहाँ पर जावेली की माँ कौन सी है, क्योंकि वो तो हफ्तों में 2 दिन आती थी और तुम उसे जानते ही हो। तब यहाँ पर एक उंगली बताते हुए नायडू कहता है कि यह जावेली की माँ है, लेकिन वो दरअसल में सूर्या की माँ की फोटो होती है और जो दूसरी फोटो होती है वो चंदू की माँ की होती है। मतलब कि नायडू यहाँ पर सरासर झूठ बोल रहा था। तो यहाँ यह बात साबित हो चुकी थी कि प्रभाकर के पास जावेली कंसल्ट के लिए नहीं जाती थी, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, वह बिल्कुल फिट और फाइन है। इसलिए जज साहब कह देते हैं कि अगली पेशी में उन्हें जावेली को किसी भी हालत में कोर्ट में पेश करना होगा। यह मंगावती के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और दामोदर भी नहीं चाहता है कि जावेली कोर्ट में आए, इसलिए मंगावती जावेली के घर पर जाता है। लेकिन आज जब नायडू से पूछा गया, वह उनसे कहता है कि कोर्ट में हियरिंग है और जावेली को हमें पेश करना है, लेकिन वह नहीं चाहता है कि वो वहां जाए। लेकिन फिर भी वहां जाना और कहना कि चंदू ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। अब अगले हियरिंग में यहाँ पर दामोदर जज साहब को बताता है कि जावेली जो है वह मिसिंग है, जिस वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकती है, इसलिए हमें आप कोई और डेट दे दीजिए। यह सारी बातें हो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि जावेली की मां जावेली को अपने साथ कोर्ट में लेकर आ जाती है। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि मंगावती ने यहाँ पर जावेली के घर पर कह दिया था कि आज जज साहब की छुट्टी है और वह नहीं आने वाले हैं, इसलिए हम भी कोर्ट नहीं जाएंगे। जबकि मंगावती ने यह सब कुछ झूठ कहा था ताकि जावेली कोर्ट में आ ही ना सके। जिसके बाद यहाँ पर सूर मंगावती को ही विटनेस बॉक्स में बुला लेता है। वह उनसे पूछता है कि इन सब के पीछे तुम हो, यह बात मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। वह उनसे पूछता है कि इन सब के पीछे तुम हो, यह बात मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार जिस दिन तुमने चंदू को अरेस्ट करवाया था उसी दिन तुमने एटीएम से कुछ 25 से 25, 30 से 30 अलग अलग एटीएम से निकाले थे, क्या यह बात सही है? जिस पर मंगावती कहता है तो मुझे निकालने भी पड़े तो क्या बात है, मैंने यह मेरे काम से निकाले थे।
सूर्य यहाँ पर साबित कर देता है कि वह सारे पैसे उसने रिश्वत देने के लिए निकाले थे। यह बात उसने कोर्ट में साबित कर दी थी। जिसके बाद बात आती है जावेली की। जावेली यहाँ पर आ चुकी थी और वह अपना बयान भी देने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। उससे पूछा जाता है कि उस दिन शादी में क्या हुआ था। तब जावेली बताती है कि उस दिन मेरे साथ चंदू मौजूद था और जब शादी हो रही थी तब उसने चंदू को इशारे करके एक कमरे में बुलाया था। कमरे में उन्होंने भी यहाँ पर शपथ ली थी। जैसे कि शादी हो रही थी वैसे के वैसे ही वह भी यहाँ पर शादी कर रहे थे। मतलब कि वह तो एक तरह से गुड्डे गुड़िया का खेल ही खेल रहे थे और इसी में उन्हें 16 मिनट लग गए थे, जबकि सभी लोगों ने इसका उल्टा मतलब निकाला था। यह सारी बातें जावेली ने अपनी माँ को भी बता दी थी, जिस वजह से ही जावेली की माँ ने भी ठान लिया था कि वो उस लड़के को इस तरह से जेल में नहीं रहने देगी। क्योंकि अब तक जावेली की माँ को भी ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने उस कमरे में गलत किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर यह सब कुछ साबित हो चुका था कि उस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और जो चंदू ने बयान दिया था वो जावेली के बयान से मेल खाता है। सूर्य यहाँ पर सभी से कहता है कि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। अभी जावेली जो है वो 17 साल और 10 महीने की है और अभी भी जावेली जो है वो अपने पूरे होशोवास में है। लेकिन यही सब कुछ अगर 2 महीने बाद मतलब कि 18 साल की उम्र में हुआ होता तो यह केस ही नहीं बनता। इसलिए हमें पॉक्सो एक्ट के बारे में जानना चाहिए। डिटेल में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी हमें डिसीजन देना चाहिए। तब जज साहब यहाँ पर अपना डिसीजन सुनाते हैं और वह चंदू को बाइज्जत बरी कर देते हैं। साथ ही दामोदर पर एक इंक्वायरी बिठाते हैं क्योंकि उसने झूठे गवाह पेश किए थे। तो वहीं मंगावती को भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को रिबत दी और बहुत सारे विटनेसेस को खरीदा। मोहन राव जी कहते हैं कि तुमने इस केस को जीतकर मेरा सीना चौड़ा कर दिया है। मैं हमेशा जानता था कि तुम एक बहुत ही अच्छे वकील बनोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावेली और चंदू जो है वह बस स्टॉप पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। जावेली यहाँ चंदू के पास आकर बताती है कि वह आज 18 साल की हो गई है और यह सुनकर यहाँ पर चंदू जो है वह जावेली को गले लगा लेता है और